प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमारे सम्मुख विजय कुमार पाल जी और उनकी धर्मपत्नी सविता पाल बैठी हैं और इन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पे मिर्ज़ापुर में ज्वाइन किया है। तो सविता जी, आपकी रैंकिंग क्या थी, कुछ पता है, याद है? जी सर, मेरी रैंक 107 थी। इनकी रैंकिंग 107 थी। आइए सीधे इन दोनों दंपतियों के से जानना चाहते हैं कि इस संघर्ष के दौर में किन किन सोपानों से गुजरना पड़ा। तो सबसे पहले सविता जी, आप ये बताएं कि माफ़ी चाहूँगा सविता जी, आपका आर के इंस्टीट्यूट परिवार में स्वागत है और हम ये जानना चाहते हैं कि आर के इंस्टीट्यूट में कब आई और कहाँ से इस कोचिंग के बारे में आपको पता चला? सर, मैं आर के इंस्टीट्यूट में 2011 जुलाई माह में आई थी और इस कोचिंग के बारे में मेरी जेठानी नीलम पाल जी के द्वारा मुझे इस कोचिंग का पता चला और बस उनके ही बताने पे मैं इस कोचिंग में पहुंची। जी, थोड़ा सा आवाज़ अगर आप बढ़ा लेंगी तो हमारे दर्शकों को सुनने में आसानी होगी और उसको बहुत सटाई नहीं, बहुत आप साफ आवाज़ आपकी आ रही है। हाँ ठीक है सर, ठीक थोड़ा है। सा रहेगा। तो इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे थोड़ी सी जो है विजय पाल जी से कि थोड़ा सा माइक आप उनको दें। विजय पाल जी, कहाँ से आपके दिमाग में ये आया कि हम अपनी पत्नी को पढ़ाएं तो कुछ काम बन सकता है? क्या प्रतिभा आप शादी में ही देख रहे थे या शादी के बाद आपको ऐसा लगा? कहाँ से आपके दिमाग में बात आई? सर, मेरे पिताजी रिटायर केंद्रीय विद्यालय से अध्यापक आवाज़ हैं। थोड़ा सा बढ़ा लेंगे विजय जी, तो थोड़ा सा सुनने में। हाँ, हमारे पिताजी केंद्रीय विद्यालय नैनी से रिटायर हुए हैं जी। वो हम शिक्षक परिवार से पहले से ही हैं। जी। और मेरे पिताजी की पहली प्राथमिकता हमारी शादी या अपनी बहू के लिए थी कि वो शिक्षित रहें और इसी माप से उन्होंने शादी किया। और हमारे यहाँ आने के बाद इनकी जो पढ़ने के प्रति रुचि थी, उस रुचि ने हमें सोचने पे मजबूर किया कि इनको आगे पढ़ाया जाए और इनको मौका दिया जाए। जी। अच्छा, आप पेशे से एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो कैसे आपने समय को एडजस्ट किया? आपको भी पढ़ाई अपनी करना है, हाई कोर्ट जाना है, पत्नी को कोचिंग छोड़ना है या पत्नी के लिए घर परिवार के भी काम है, इसको कैसे आपने एडजस्ट किया? क्योंकि पुरुष वर्ग के लिए ये काम करना थोड़ा कठिन होता है। सर, शादी से पहले तो मैं एडवोकेट नहीं था, उसमें मैं भी विद्यार्थी जीवन ही जी रहा था। और मैं उसमें MA BEd था और मैं लॉ की परीक्षा कर रहा था। इसी दौरान मेरी शादी हुई। तो मैं ये 2011 में इनका मन था कोचिंग करने का। संस्कृत से इन्होंने MA किया था और इन्होंने अपने इच्छानुसार संस्कृत विषय चुना था। तो उसमें मैं लॉ सेकेंड ईयर कर रहा था और प्रातः आपकी विद्यालय हुआ करती थी। तो मैं इनको सुबह 7:30-8 जब आपके स्कूल विद्यालय का टाइमिंग था तो छोड़ देते थे यहाँ और उसके बाद मैं अपना चला जाता कॉलेज। और जब इनकी छुट्टी होती थी उस बीच में मैं आके, और सौभाग्य से मैं लॉ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया हूँ जो मेरे घर से बहुत नज़दीक पे है। तो इनको मैं घर छोड़ के मैं पुनः अपने कॉलेज चला जाता था, अपना क्लास करता था। मतलब संघर्षों का दौर आपका भी चला है, यानी आपको कुछ अंदाज की नहीं मिला है, आपने पूरा संघर्ष किया है। हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो ये ना समझें कि देखिए कैसे काम बन गया। काम बन नहीं गया, इन्होंने अपने अथक परिश्रम से काम बनवाया। हाँ, ईश्वर की कृपा और इनकी पत्नी की मेहनत जरूर थी, थोड़ा सा हमारा भी सहयोग था। सर, इनकी मेहनत पूरी ईमानदारी से भरपूर पैसा भी लिया था और इन्होंने खुशी खुशी दिया भी था, ये मैं हमेशा कहूँगा। ठीक है, सविता जी को दे दीजिए तो थोड़ा सा बताएंगे। सविता जी। जी सर। कहते हैं प्रतिभा कोई रोक नहीं सकता है और आज आपका LT में चयन भी हो चुका है, तो इस समय आप कहाँ कार्यरत हैं? सर, इस समय मैं मिर्ज़ापुर में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डणवा 96 मिर्ज़ापुर में मैं कार्यरत हूँ। उच्चतर राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डणवा 96 मिर्ज़ापुर। जी सर। तो आपकी ज्वाइनिंग हो गई? जी सर। आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती होगी? हाँ सर, थोड़ा बहुत दिक्कत तो हुई शुरू में, लेकिन अब कुछ हद तक एडजस्ट हो जाए। सॉल्व हो गया है। अच्छा, आगे हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप कोचिंग आई तो क्या सोचा था कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आपको खुद पे विश्वास था कि कुछ भी हो सफलता तो हम लेके ही रहेंगे? सर, जिस समय मैं कोचिंग करने आई थी और मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं थी सर, मेरी उम्र कम ही थी, 23 ईयर अब मैं थी। नहीं सर, 23 ईयर तो इतना मेरे में अनुभव नहीं था सर कि मुझे क्या कैसे, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं एक वो तो था कि
उस समय तो कोई प्रेशर नहीं था सर, फिलहाल तो उस समय कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं होगा या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी इंसान के अंदर कुछ आ जाता है कि नहीं होना है या ऐसा कुछ मेरे मन भी कभी कभी आ जाता था सर। लेकिन हाँ, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा था कि मैं मेहनत करूँगी तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। चलिए, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जब आप शुरू में आई थी तो आरके सर बड़े फनी मूड में पढ़ाते हैं, तो उस फनी मूड और आरके सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि कैसा आपको लगा? ऐसा तो नहीं लगा कि यार पैसा फंस गया, बेवकूफ़ी पूर्ण पढ़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्या है? सही बताइएगा जो आप 1-2 दिन में आपके दिमाग में आरके सर के बारे में छप बनी, वो बताइए, दर्शक हमारे जाने। जी सर, मैं जब पहले दिन आई, चाहे इसे कोई ये कहे कि किसी को यकीन ना आए, लेकिन सच यही है सर, मैंने पहली बार क्लास किया और मुझे कभी लगा ही नहीं कि नहीं मुझे और ट्रायल लेना चाहिए। मुझे एक बार भी नहीं लगा, जबकि मेरे पति ने मुझसे कहा कि क्या 1-2 दिन बाद फीस जमा करूं, समझ में ना आया, लेकिन मुझे एक ही दिन में आपकी क्लास, सर की क्लास मुझे एक ही दिन में समझ में आ गई थी और मुझे लगा नहीं मैं फीस जमा कर दूंगी, यहीं पढ़ूंगी और मुझे कहीं ट्रायल लेने की जरूरत नहीं है। हर परीक्षा एक ही बार देनी पड़ी वो आयोग की गलती हो अलग बात है, लेकिन आप अपने स्तर पर कहीं फेल नहीं हुई, चाहे पहली बार में आप माध्यमिक क्लियर की और पहली बार में ईयर की। तो चलिए भाई, ये तो हमारे अपने हित की बात है कि लोग जो ट्रायल चक्कर ना पड़े, काम शुरू करें। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि आरके सर के बारे में कुछ 1 लाइन 2 लाइन कहें, निगेटिव पॉजिटिव जो भी कहना हो, तो आप हृदय पे हाथ रख के सच कहिए, जिससे सच्चाई जो है बच्चों तक पहुंचे, प्लीज। जी सर, मुझे आरके सर के बारे में निगेटिव तो कभी कुछ लगा ही नहीं, जबकि मैंने 1 साल लगातार कोचिंग किया, लेकिन निगेटिव मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वो अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे शिक्षक तो हैं ही, एक अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। सफल होने में जितना मैंने मेहनत किया, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार ने मुझे बहुत प्रेरित किया इसके लिए सर। उनके मैं ये कहना चाहूँगा कि एक नियम जान लीजिए कि अगर आप सही हैं तो हर जगह वैसे रहेंगे, सच्चे हैं तो आप अपनी पढ़ाई भी ईमानदारी करेंगे। आपके पतिदेव अगर अच्छे बेटे हैं तभी अच्छे पति भी बन पाएंगे, अच्छे पापा भी बन पाएंगे, अच्छे वकील भी बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक जगह अच्छा है दूसरी जगह बुरा है। अगर कोई बुरा है तो वो अपने घर के लिए भी बुरा होगा। अच्छा बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो सबके प्रति वही आचरण रहेगा। चलिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर क्लू के माध्यम से पढ़ाते हैं, पैजामा नाड़ाज बताते हैं, काफ़ी लोगों ने हमारी खिंचाई भी की, लेकिन मुझे उसका कोई असर नहीं पड़ा, मुझे मज़ा आया जो सही है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्लू क्या है, सही है विधा या गलत है, या छोड़ दें परंपरागत पढ़ाई, क्या कहना चाहेंगे? सर नहीं, ये परंपरा आप कभी मत छोड़िएगा, ये विधा आपकी बहुत अच्छी है जो सब में नहीं मिल पाती है। पढ़ाने को तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो विधा आपकी है ये मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर कि अगर जो हम सूत्र पढ़े रहते हैं, अगर हमें वो भूल भी जाता है, तो जो सर का क्लू रहता है वो हमें याद रह जाता है, तो हम उससे अपना सेट कर लेते हैं क्वेश्चन का, उस क्षण उससे हम सेट कर लेते हैं उसका उत्तर। हाँ, वो इसीलिए रहता है। अच्छा, क्लास के बीच में अक्सर हास परिहास छंद सुनाना, गाने लगते हैं, नौटंकी करने लगते हैं, तो क्या ये टीचर के लिए हमेशा सीरियस रहना सही है कि फनी मूड में नॉर्मल माहौल बना के क्लास को आगे बढ़ाता रहे? नहीं सर, टीचर के लिए सीरियस रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो व्याकरण पोर्शन अगर देख लिया जाए तो लोग कहते हैं थोड़ा टफ भी होता है। अगर व्याकरण पोर्शन को किसी साहित्य तो आदमी हो सकता है 1 घंटे लगातार पढ़ भी ले, लेकिन व्याकरण अगर कोई 1 घंटा लगातार सही से पढ़ा दे तो वो बोर हो जाएगा सर। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि जो आपकी स्थिति में शादीशुदा हैं, बाल बच्चे हैं और अपने मतलब सपनों को साकार करना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सर उनका मेरे लिए यही संदेश है कि आप 1 कदम आगे बढ़ाइए तो आपके लिए 2 कदम आपका इंतजार कर, इस व्यवस्था कर देता है। वो परेशानियां होती हैं सबके जीवन में, लेकिन अगर कोई चाह ले, किसी के अंदर इच्छा है, तो इतना भी वो नहीं है, संभव हो सकता है। जी सर। अच्छा, ये तो आपकी बात थी। मैं चाहूँगा आपके पतिदेव विजय पाल जी वो माइक को पकड़े और बताएं कि उन पुरुषों को थोड़ा सा अपना सलाह दें कि जिनकी पत्नियां पढ़ना चाहती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें पुरुष को भी संघर्ष करना पड़ेगा, समय का अभाव होगा, कोचिंग की फीस से लेके कापी किताब तक जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। ऐसे में आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं जो जिनकी पत्नियां पढ़ना चाहती हैं और पुरुष वर्ग उनको उपेक्षित कर रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है, आप उनको कैसे समझाने की कोशिश करेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में पति और पत्नी अगर शिक्षित हैं
और शिक्षित के साथ अगर वो रोजगार परक भी हैं जी तो ये उनके लिए भी और उनके जो संतान हैं, बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर आजकल की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि जैसे मैं एडवोकेट हूँ, अगर मैं महीने में 30-40,000 50,000 कमाता भी हूँ तो मैं उस कमाई से अपना परिवार तो जिला सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। इसमें अगर हमारी जो भाई अर्धांगिनी कह लीजिए, चाहे अगर ये अगर धर्मपत्नी अगर ये हमारे हर चीज़ में हमसे अगर साथ चलती हैं और इनका सहयोग हमें मिलता रहता है तो इसमें भविष्य में हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं और हमें कभी किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है सर कि अगर उनकी इच्छा है और आपको ये लगता है कि नहीं ये भविष्य में कुछ ऐसा अच्छा कर सकती हैं तो सहयोग ज़रूर करना चाहिए। तो उन पुरुषों से आप कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि इस भागा दौड़ की ज़िंदगी में समय निकालना सबके लिए कठिन होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट सही होगा तो आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए समय निकाल सकते हैं। उसके कई उपाय हैं। आप अगर स्वयं नहीं जा सकते तो उसके लिए आप भाई साधन कर सकते हैं, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण इनका पढ़ना या इनका सफल होना है। तो समय मैनेजमेंट अगर आप ठीक ठाक करते हैं तो सब चीज़ संभव है सर। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि पुरुष वर्ग समय मैनेजमेंट करके पत्नी को पूरा समय दे? जरूर सर। तो चलते चलते मैं ये सविता जी से पूछना चाहूँगा कि आप अपने पति के विषय में कुछ आप बता दीजिए कि क्या क्या संघर्ष जिए, क्योंकि देखिए सफलता तो आपकी है जी सर, लेकिन कहीं न कहीं आपसे ज़्यादा ही खुश होंगी जो पुरुष वर्ग में होता है। हाँ जी सर। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सफल हुई, इसमें मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने मुझे बाहर जो छोड़ा कोचिंग में वो तो एक अलग बात थी, उन्होंने मुझे घर पे भी बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि जैसे सर पढ़ाई के दौरान ही मेरे बच्चे हुए तो रात को जैसे मुझे पढ़ना है तो उन्हें सुलाने की जिम्मेदारी इन्होंने निभा दी। सर 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो सर उन्हें सुलाने की जिम्मेदारी इन्होंने निभा दी, तो मेरा काम थोड़ा सा आसानी इन्होंने कर दिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सा आसानी हो गया। सर हो सकता है अगर ये तब भी हम पढ़ लेते, हो सकता है। खाना वाना बनाने में भी सहयोग करते थे? नहीं सर, खाना बनाने में सहयोग नहीं करते थे, बस करना चाहिए। प्रतिभा बोल रही हो, कीजिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कीजिए और आप इधर हाई कोर्ट में चमकाइए, इधर जो है क्या नाम की सुप्रीम कोर्ट तो है ही है। नहीं सर, मेरी भी इच्छा है कि मैं आगे और कुछ करूं। बिल्कुल, तो एक दूसरे करना पड़ेगा। अगर आप कुछ दोनों लोग अपना स्वतंत्र कुछ विचार रखना चाहते हैं तो संक्षेप में रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जिससे हमारे दर्शक को ना हो। जी सर। तो आप अपना स्वतंत्र विचार रखना चाहें तो रख दें, फिर उसके बाद विजय जी को दे दीजिए। आप अपना कुछ स्वतंत्र विचार जो भी आप कहना चाहते हैं, कोचिंग बारे, परिवार के बारे में, अपने बारे में, विषय है आपका जिस पे आप चाहें। सर स्वतंत्र विचार में तो मैं सबसे पहले तो मैं इस कोचिंग की ही बात करूंगी कि मेरा ये सौभाग्य था कि इस कोचिंग का नाम मुझे पता चला, और मैं उनकी भी बहुत आभारी हूँ, अपनी जेठानी नीलम पाल जी की, कि उन्होंने मुझे इस कोचिंग का पता दिया। बिल्कुल सही सत्या जी कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बहुत अच्छी कोचिंग होने के बाद बताते नहीं है सर। तो हाँ सर, आपका सहयोग की हाँ और सर, आप कृतज्ञ हो, इससे पता चलता है दोनों लोग बहुत अच्छे। हाँ सर, मैं उनकी आभारी रहूँगी। और सर भाई मुझे अच्छा लग रहा है कोचिंग के बारे में कह रहे हैं। हाँ सर, कोचिंग तो इसकी कोई तुलना ही नहीं है। मैं क्या कहूँ सर, मुझे तो बहुत यहाँ से मुझे जो मिला मुझे यहीं से मिला। इसके यहाँ आके मुझे कुछ मतलब व्यक्तिगत जीवन जैसे कला भी पता चली। जो पढ़ाई के मामले में तो ठीक है, पढ़ाई तो मैं करने आई ही थी, मुझे अपने जीवन को जीने का एक जैसे मकसद भी मिला यहाँ आने से। एक मैं प्रेरित हुई, पढ़ने की इच्छा मेरे में थी पहले से, लेकिन आर.के. सर के व्यवहार से, आर.के. सर की बातों से मैं बहुत कुछ यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत प्रेरणा मुझे मिली कि नहीं मुझे आगे करना चाहिए। उन्होंने हमेशा एक मुझे गुरु की तरह, एक या कहें कि बड़े भाई की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट भी हमेशा किया ऐसा। सर मैं बहुत आभारी हूँ उनकी भी, और मेरी सफलता में मैं उनका बहुत बड़ा योगदान समझती हूँ। और मैं तो जो अपना है तो मैंने तो किया ही, संघर्ष तो मैंने किया, इसमें मैं कोई वो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विजय जी को दे दीजिए। विजय जी, आप अपने स्वतंत्र विचार रखें, आपको जो भी जिस विषय पे कहना हो स्वतंत्र आपका है, टॉपिक और हो जहाँ जिस विषय पे आपको लगे कि यहाँ ये छूट गया। नहीं सर, जिस संदर्भ में यहाँ बैठे हैं तो टॉपिक तो यही का है। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि महिला चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो छोटी बड़ी बहन हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं पुरुष वर्ग में आता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में कोई छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, भाभी हो, देवरान हो, जो भी हो, जो अगर महिला, अगर वो आपके अंदर लगता है कि वो काबिल है
या उसको मार्गदर्शन देने पे वो कुछ अचीवमेंट ला सकती है, तो आपको जो बन पड़े, जो सहयोग कर सकें आप करिए, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि इसमें पुरुष महिला सब बराबर हैं और सब को अनुकूल और मतलब बराबर मौका मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं भी इस चीज़ के लिए बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भाई, क्योंकि 10 में मेरी शादी हुई, 2010 में, 11 में ये 1 साल गाँव के बाद हमारे घर आई शादी के बाद, तो इनका मन पढ़ने का था। अच्छा, सौभाग्य से जहाँ मैं रहता हूँ मेरे बगल में ही कोचिंग थी। अगर ये शायद कहीं दूर होगी, मेरे बहुत से ऐसे परिचित हैं जिनके बारे में सर को बताता तो हूँ, लेकिन वो इतने दूर हैं कि वो उनका आना संभव नहीं है। जैसे हमारे मित्र भाई मुंडेरा में हैं, सुलेम सराय में हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, वो इनसे उनको प्रेरणा मिली है। वो अपनी औरतों से कहते हैं कि देखिए उनकी वाइफ ने ये किया, आप भी करिए। और वो अच्छा, सौभाग्य से अगर विषय भी मिल जाता है तो वो उनको आने में दिक्कत है, इसलिए वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। आप लोग कमा रही 1000-500 रुपये चंदा भी दे देगी, मेरा काम बन जाएगा। देखिए, बाकी तो आपने पूरी फीस दे दी है, हमारा 1 रुपये लेने का हक नहीं है। जो नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है। और दूसरी चीज़ क्या कहूँगा सर कि आपके बारे में, मैं भी बीएड हूँ, इसलिए मैंने अल्पकालिक शिक्षण यहाँ भी लिया है। मैंने टीईटी की तैयारी कुछ संस्कृत विषय या कुछ मैंने यहाँ भी लिया है। और उस क्षणिक वही कहिए या अल्पकालिक कह लीजिए, उस कोचिंग में भी हमको ये लगा तो कह रहे हैं कि हमें संस्कृत कुछ नहीं आती। कहने के लिए मैंने एकल विषय से संस्कृत से बीए भी कर लिया, परसेंटेज बढ़िया है, लेकिन संस्कृत मुझे कुछ नहीं आती। लेकिन उस समय भी मुझे याद है कि मैंने सर से कहा भी, सर मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आपने कहा विजय जी पढ़िए आप, और आपसे पूछूंगा और आप ही बताएंगे। और मुझे याद है कि आपने मुझे महर्षि सूत्र क्या बताया था, आज तो नहीं याद है, लेकिन उसमें आपने जितना पूछा मैंने सबको बताया आपको। तो जब मैं एक अनजान आदमी जिसको संस्कृत कुछ नहीं आती, अगर उसको सर के पढ़ाने से आ सकता है, तो जो संस्कृत से बीए एमए करके यहाँ आया है वो तो सब कुछ भाई जानता, बस उसको गाइडेंस चाहिए। और ये गाइडेंस के लिए बहुत अच्छी कोचिंग है। और सर का स्वभाव, आज के भी हमें सर से पढ़े या उनको पढ़े 8-10 साल हो गए, लेकिन फिर भी सर हर मौके पर हमें याद करते हैं। और आज का ये समय सर हमको याद कर रहे हैं। तो मैं सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छे शिक्षा दिया। और उन बच्चों को भी कहूँगा जो यहाँ आ रहे हैं, लगन से पढ़ें और बहुत अच्छी जगह आए हैं, और बहुत कहेंगे कि वो भाग्यशाली हैं जो यहाँ आए हैं। तो ये थे सत्यापाल जी और उनके पतिदेव विजय कुमार पाल जी। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि दीपावली के अवसर पर नित्य नूतन प्रगति की तरफ इनके कदम अग्रसर हों, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दीपावली। थैंक यू सर।